एक चेस्ट नंबर 1 बोला, चेस्ट नंबर 23 बोला, फिर उन्होंने सीधे चेस्ट नंबर 33 बोला। तो वो मैम जो खुशी फीलिंग होती है, जो यू आर फीलिंग यस मैम, राइट। वो जो फीलिंग थी वो मैं एक्सप्रेस नहीं करती। मेरे मम्मी पापा का फेस याद आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो वो फीलिंग तो मैं एक्सप्रेस कर नहीं सकता। इम्पोर्टेंट डे ऑफ पर्सन्स एजुकेशन इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, नॉट द ग्रेजुएशन। बोलते हैं कि घर को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए। तो यही है कि मैम बच्चे में डिसिप्लिन कैसा है, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, ये सब बच्चा सीखता है अपने स्कूल से और अपने टीचर। हेलो एवरीवन, आज ये पॉडकास्ट स्पेशली रखा गया है हमारे एक्स स्टूडेंट के साथ। आज़ाद हाई स्कूल के एक्स स्टूडेंट जिन्होंने स्कूल से 10th पास आउट की थी 2021 में, वो आज एक बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं। मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे स्कूल के एक्स स्टूडेंट ने अपना गोल अचीव किया है एंड नाउ ही इज इन द इंडियन एयरफोर्स एज एन फ्लाइंग ऑफिसर। तो चलिए वेलकम करते हैं मनप्रीत सिंह। वेलकम मनप्रीत जी। थैंक यू मैम। अच्छा मनप्रीत जी, आप मुझे बताइए अपने बारे में सबसे पहले कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, थोड़े अपने परिवार के बारे में भी इंट्रोड्यूस करिए। थैंक यू मैम। तो आई एम कैडेट मनप्रीत सिंह, करंटली अंडरगोइंग ट्रेनिंग हैज अ सेकंड अमर इन नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। स्कूलिंग मैम, मैं जैसे कि जानते ही हो, नर्सरी से क्लास 10 तक मैंने यहीं 13 इयर्स यहीं पे मैंने स्कूलिंग करी है, आज़ाद हाई स्कूल। उसके बाद 11th और 12th में मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंड बॉयज़ हाई सेकेंडरी आरएसपुरा से अपनी स्कूलिंग करी थी कंटिन्यू। देन उसके बाद प्रेपरेशन का बताऊँ तो मैम, प्रेपरेशन तो स्टार्ट हो चुकी थी काफ़ी पहले ही। गोल तो काफ़ी पहले से था कि ऑफिसर बनना है आर्म्ड फोर्सेस में। तो जैसे कि मेरे बड़े भाई आर्मी और नेवी में है, तो ये था कि मैं एयरफोर्स में जाऊं तो घर पे ट्राई सर्विसेज हो जाए। तो यही था कि हमारे पेरेंट्स को प्राउड करवाना था कि दैट देयर 3 सन्स आर सर्विंग इन ऑल द 3 डिफेंस फोर्सेस। सो यही था कि एयरफोर्स में जाना है। तो मैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखने लगा कि कैसे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ आर्म्ड फोर्सेस को। तो सबसे ज़्यादा योगदान तो मेरे बड़े भाइयों का, जिन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट करी थी। बड़े भाई ने, जिसने मुझे गाइड करा कि इस वे में मैं जा सकता हूँ। तो मैम 10th से ही दिनेश सर ने भी हमें बताया था कि एनडीए में आप एक एंट्री है जिसमें आप ऑफिसर जा सकते हो। तो उसके बाद 11 से मैंने अपने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो 11 से ही मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी, 12th में मैंने कंटिन्यू रखा। उस 12th के बाद ही जो मेरा अटेम्प्ट सितंबर वाला आया था, उसमें मैंने अपना रिटर्न एग्ज़ाम दिया। मेरा रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हुआ। 12th के बाद मेरे पास 3-4 मंथ थे कि मैं प्रेपरेशन अच्छे से कर सकूँ। उसके लिए मैं वो चाहता था कि मुझे वो कंपटीशन का एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि घर पे मुझे वो नहीं मिल पा रहा था कि तैयारी तो बच्चा खुद कर लेता है, लेकिन मेन था कि वो कंपटीशन की जो स्पिरिट थी, वो नहीं आ पा रही थी कि मतलब वो फ़ील नहीं हो पा रहा था कि मैं अभी कंपटीशन में हूँ। हाँ, तो उसके लिए मैंने प्रेफ़र करा, मैं दिल्ली गया, कोचिंग एसएसबी गाइड कोचिंग जॉइन करी। वहाँ हॉस्टल में 4 मंथ के लिए रहा। तब जाके मुझे पता चला कि कंपटीशन क्या है, दूसरे स्टेट्स के बच्चों के साथ बैठ के। क्योंकि मैम वहाँ ही पता चलता है कि आप, घर पे तो सब सोचते हैं कि मैं सबसे आगे हूँ, लेकिन कंपटीशन में बैठते हैं तो पता चलता है कि मैम हाँ, बच्चे और भी हैं आपसे आगे। तो मैम वहाँ पे हमने तैयारी स्टार्ट करी। तो ये था कि वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे ऐसे दोस्त मिल गए, ऐसा ग्रुप मिल गया जिनके साथ बहुत अच्छी तैयारी हुई। 4 मंथ्स के लिए मैं वहाँ पे रहा। टीचर्स ने हेल्प करी काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने अपना रिटर्न एग्जामिनेशन दिया। 20 दिन बाद रिजल्ट आया तो मैं अच्छे से, होपफुली मेरा क्लियर हो गया था। मुझे पता था क्लियर हो जाएगा। जब रिजल्ट आया तो मेरा क्लियर हो गया था। हाँ, तो उसके बाद मैं 2-3 मंथ्स का गैप था बीच में। मेरा एसएसबी इंटरव्यू था। मेरा जो बोर्ड मिला था वो था टू एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, मैसूर कर्नाटका। मैं अपना एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ पे 5 डे एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, जैसे कि आपको बताया। उसमें 3 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज साइक, सेकंड इज जीटीओ एंड थर्ड इज इंटरव्यू। तो मैम तीनों टेस्ट मैंने अच्छे से दिए। तो लग तो रहा था, अंदर से वो फील आ रहा था कि हाँ, हो तो जाना चाहिए। अंदर से वो फील आ रहा था कि हो जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस डे हुई। तो इंटरव्यू भी काफ़ी मैम, काफ़ी किस्से हैं, बाद में मैं शेयर करूँगा। तो जैसे कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने, मतलब एक हॉल में बिठा रखा होता है सभी को। जैसे कि हमारी रिपोर्टिंग थी 125, उसमें से 64 स्क्रीनिंग हुए थे। तो लास्ट जो रिकमेंडेड थे वो सिर्फ 4 थे। तो जब चेस्ट नंबर मिलते हैं, हम सभी सभी बच्चे जो भी स्क्रीनिंग होते हैं सभी को चेस्ट नंबर देते हैं। तो मेरा चेस्ट नंबर 33 था। तो जब उन्होंने बोला, नंबर बोलना स्टार्ट करे कि जो बच्चे रिकमेंड हुए हैं मैं उनके नंबर बोलता हूँ। तो एक चेस्ट नंबर 1 बोला, चेस्ट नंबर 23 बोला,
फिर उन्होंने सीधा चेस्ट नंबर 33 बोला, तो वो मैम जो खुशी फीलिंग होती है, जो ये वो फीलिंग, यस मैम, राइट। वो जो फीलिंग थी वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मुझे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या क्या कहाँ पे हो हूँ, रहा है, हाँ कहाँ ये राइट। क्या मेरा पूरा जो भी मैं पूरी जर्नी थी पूरी रिकॉल हो रही है। मैं कहाँ से स्टार्ट करा था, कितनी बार जो एक बार रिटर्न अटेम्प्ट नहीं निकला उसका याद आ गया। फिर अचानक से मेरे मम्मी पापा का फेस याद आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो वो फीलिंग तो मैं एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता आज, वो तो डिफरेंट था मैम। टाइम पे इतने सारे बच्चों के बीच में आपका हाँ, नाम लेना। वो मैम बहुत सही था। तो Right. उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो हुई। तो नेक्स्ट डे था मेरा सीपीएसएस था पायलट के लिए, कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट। वो मैंने क्लियर करा होपफुली। तो अच्छे से मतलब ये सब हो गया। उसके बाद मेडिकल हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, फ्लाइंग फिट हो गया। काफ़ी बच्चे मतलब फ्लाइंग फिट नहीं हो पाते वो मतलब, हाँ विद गॉड ग्रेस मैं फ्लाइंग फिट भी हो गया। तो उसके बाद जब मेरिट मेरिट की लिस्ट आए तो उसमें मेरा नाम भी था, अच्छा रैंक भी मिल गया। हाँ तो 1 जुलाई 2024 मैंने एनडीए ज्वाइन कर लिया मैम। नहीं, वो चीज वो कहते हैं ना कि लक भी उन्हीं का साथ देता है जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं, या हार्ड वर्क करोगे आप तो लक भी आपका साथ देता है, ये तो कहने की बात है। लेकिन मैं बच्चों के लिए ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा था, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होता है कामयाबी के लिए। तो घर का एटमॉस्फेयर कैसा था जब स्टार्टिंग से, बस जब आप स्कूलिंग के टाइम से जब स्कूलिंग कर रहे थे, तब आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा एटमॉस्फेयर तो मैम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। हम 3 भाई हैं। तो पापा तो मेरे राजेंद्र सिंह फार्मर हैं, मदर हाउसवाइफ है। तो हम 3 भाई थे, सबसे बड़ा भाई तीनों ही इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। सबसे बड़ा भाई तो अभी इंजीनियर्स रेजिमेंट 106 इंजीनियर रेजिमेंट में सर्व कर रहा है एज अ क्लर्क इन इंडियन आर्मी। सेकंड भाई मेरा अमनदीप सिंह, जो भी वो भी इसी स्कूल का पढ़ा हुआ है। पोजीशन होल्डर इन 10th एंड 12th। तो वो अभी स्पेशल फोर्सेस इंडियन नेवी में सर्व कर रहा है। तो थर्ड मैं मनप्रीत सिंह। तो अभी मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करी है। सो यही था कि घर पे ट्राई सर्विस करनी है। तो यही जो सोचा था वो हो गया मैं। था? आपको तो था कि आपके लिए इन्फ्लुएंस था आपके दो हाँ, भाई, यस मैम। लेकिन उन भाइयों के लिए देखो, जैसे आपने बताया आपके पापा फार्मर हैं, यस। मदर हाउसवाइफ है, तो ये जो आपके बड़े भैया से ले लेते हैं, उनका ये एनडीए के लिए ट्रैक, पढ़ाई में मन लगना, सारे चीज होना, ये कैसे उनको पता चला? मैम ये है कि हर चीज घर पे बैठ के नहीं पता चलती। कुछ चीज हम जब कंपटीशन में बाहर जाते हैं, बाहर जब हम अपने लोकल एरिया से बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। तो जब तक तो उनके लिए तो ये था कि मेरे लिए तो उनकी स्पोर्ट थी। लेकिन पापा फार्मर थे तो उनके लिए इतनी बैक स्पोर्ट नहीं थी, तो उन्हें ज्वाइन करना ही पड़ा। तो लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर हमने ज्वाइन कर लिया लेकिन हमारा छोटा भाई है तो ये तो हमसे थोड़ा ऊपर जाए। तो ये था, उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने बताया कि ये एंट्री होती है। उन्होंने कोचिंग का बताया, कोचिंग कर सकता है। तो उसी को मैंने फॉलो करते हुए अपने बड़े भाई की हेल्प से ही मैंने ये सब करा। ये भी मुझे बताइए ना कि मतलब स्कूल की जो एजुकेशन होती है वो किस तरह आपको हेल्प करती थी थ्रू आउट द स्कूलिंग, जो 10th की, 12th की, 11th, वो आपको इस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए कैसे सपोर्ट करती है आपको स्टडीज? यस मैम। तो मैम मुझे तो यही कोट याद आ रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ पर्सन्स एजुकेशन इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, नॉट द ग्रेजुएशन डे। तो मैम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चा किस स्कूल में, बच्चे का बेस कैसा बना हुआ है। तो जैसे भी बोलते हैं कि घर को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए। तो यही है कि मैम बच्चे में डिसिप्लिन कैसा है, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, ये सब बच्चा सीखता है अपने स्कूल से और अपने टीचर से। तो मैम यही था कि मैं स्टार्टिंग से इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने अपने टीचर्स को देखा हुआ है, अपने टीचर्स से सीखा हुआ है। टीचर्स ने जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम आती थी तो टीचर्स ने मेरी हमेशा हेल्प करी, हमेशा ही हेल्प करी। जब भी मैं उनके उनके पास गया कि ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, चाहे वो कोई भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमेशा टीचर्स ने मेरी हेल्प करी। तो यही है कि मैम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में वो टीचर्स ही हैं। क्योंकि आप बचपन से अपने टीचर्स को देख रहे होते हो, सबसे ज़्यादा तो अपने टीचर से ही सीखते हैं। सीखते हैं, राइट। यस मैम। उन्हीं पे। गाइडेंस मिलती यस है। मैम। और वही वो जो सबसे मेजर जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे टीचर्स का ही हमारे ऊपर रहता है कि हमें इनके जैसे ही बनना है। तो यही था कि मैम टीचर्स काफ़ी अच्छे मिले थे मुझे अपने स्कूल में। तो इन्वायरमेंट स्कूल का काफ़ी अच्छा था। मेरे क्लास में जो क्लासमेट्स थे वो सारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हेल्पिंग थे, पढ़ाई में भी एक दूसरे की हेल्प करते थे, ऐसे दोस्ती में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मैम ये था कि स्कूल का इन्फ्लुएंस मेरे जो अभी तक में मैं जहाँ पहुँचा हूँ, अपना जो थोड़ा बहुत भी गोल अचीव करा है मैंने, तो वो तो सिर्फ अपने स्कूल की वजह, ज़्यादा स्कूल की हेल्प से ही करा है।
अच्छा, मैं एक और भी चीज़ जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शायद इस फ़ील्ड में जाना चाहेंगे, तो उनके लिए भी आप बता सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? किस चीज़ से तैयारी कैसे कर सकते हैं? आगे उनको क्या-क्या चीज़ थोड़ा उनको गाइड कर दीजिए। तो मैम ये तो वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर ट्वेल्थ। जो आप आफ्टर ट्वेल्थ तो शायद ही कोई ऐसी एंट्री है ही नहीं जो आपको गस्टेड पोस्ट ऑफर कर रही है ट्वेल्थ के बाद। तो ट्वेल्थ के बाद तो मैंने ये देखा था कि एनडीए सबसे सही है। जो बच्चे भी फोर्सेस में जाने जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे अभी 8 9 10th में हैं, जब रिटर्न की प्रेपरेशन ना भी करें, तो लेकिन इंटरव्यू इज प्योरली ऑन पर्सनैलिटी बेस्ड है। तो वो अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स इंप्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट गेम्स खेलना अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में टीम स्पिरिट आती है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखता है। तो जब ये बच्चा सीखेगा तो उसको एसएसबी इंटरव्यू में कुछ अलग प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बच्चा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट कर सकता है। बस ये सब चीजें हैं जो बच्चा अपनी स्टार्टिंग से ही फिफ्थ सिक्स से जो इम्प्रूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्कूल। बट अब मैं रिटर्न की प्रेपरेशन के बारे में बताऊं तो बच्चा कैसे कर सकता है। और जैसे ही वो 11th में जाएगा, हमने 11th और 12th 11th की प्रिपरेशन के साथ, अब उसका 11th का सिलेबस तो और है, उसके साथ ही वो जो जेई वाला बच्चा है वो जेई की प्रिपरेशन करता है, नीट वाला बच्चा नीट की करता है, जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहता है वो एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। जो वो गलती मैंने करी थी कि मैंने 11th के थोड़ी सी बाद में स्टार्ट करी थी, जिसकी वजह से मेरा ट्वेल्थ अपेयरिंग में जो सितंबर वाला टाइम था वो क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरा ट्वेल्थ में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम तक, और मैंने 11th का भी इतने अच्छे से नहीं कर पाया था। तो इसकी वजह से मैं अपना पहले टाइम में जो रिटर्न था वो नहीं क्लियर कर पाया था। लेकिन उसके बाद मैंने वो बोलते हैं कि जब जब भी स्टार्ट कर लो वही सबसे ज्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा अब जो तो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन अब से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट करा 11th से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 11th में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो मैंने 12th में ही स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए, मेरे पास टाइम था, तो मैं दिल्ली गया 4 महीने के लिए। वहाँ पे मैंने दोस्तों के साथ कोचिंग ज्वाइन करी। तो वहाँ पे मुझे प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला, प्रॉपर कंपटीशन मिला, मॉक टेस्ट दिए मैंने काफ़ी सारे, 10 से 11 मैंने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, कि पूरा सेम एनडीए का जो रिटर्न एग्जाम आता है वो मिनिमम मैंने 10 से 11 बार लिख चुका था पहले। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, 2.5 घंटे में मैं मैथ का पेपर कर सकता हूँ, और अगले 2.5 घंटे में मैं 600 मार्क्स का जो जीएस और साइंस का गैट का पोर्शन है वो कवर कर सकता हूँ। तो ये था। ये सब मैंने जो हॉस्टल में ये क्या होता है, फायदा क्या होता है कि आपको कोई चैप्टर नहीं भी आ रहा, तो जैसे मुझे कई बार क्वेश्चन मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाती थी सॉल्व। वैसे तो मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था स्टार्टिंग से ही, लेकिन ये था कि कभी बार क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग स्टेट से बच्चे आ रखे हैं, अलग बोर्ड से बच्चे आ रखे हैं, जैसे सीबीएसई, सीआईएसई जो भी है, तो अलग अलग बोर्ड से आ रखे हैं, अलग स्टेट से आ रखे हैं। तो वो क्या है कि बच्चे हेल्प कर देते हैं एक दूसरे को, कि वो टॉपिक आपको स्पेसिफिक टॉपिक आपको समझ आ जाए। जो मुझे नहीं आ रहा वो मुझे पढ़ा देते थे, जो उन्हें नहीं आ रहा मैं उन्हें पढ़ा राइट, देता राइट। था। एक्सपोज़र मिलना बहुत हाँ, ज़रूरी वो है। है मैं बाहर जाके एक्सपोज़र मिल जाता है, बच्चे को पता चल जाता है कि उसको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी किस वे में करनी है। हाँ, तो मैम यही था कि मैंने स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, वो चैप्टर पढ़ता था, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता था, जितने होते थे ठीक थे, और मुझे पता चल जाता था कि ये टॉपिक मेरा कहाँ पे वीक है। तो स्पेसिफिक टॉपिक उसमें अगर मैं वीक हूँ, तो मैं जैसे सभी टॉपिक्स मैंने कर लिए, तो जैसे मुझे पीवाईक्यू पेपर लगा रहा हूँ, उसमें मेरे से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मैं क्या करता था कि अपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जाके जो हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे वो रिवाइज करता था। उसके बाद फिर से वो क्वेश्चंस करने आता था। ये था कि पीवाईक्यू का ये फायदा हो जाता है कि आपको वीक पोर्शन पता चल जाता है। हाँ, तो वही था कि मैंने 10 से 11 बार वो पीवाईक्यू पूरा सेट लगा रखा था। एक 16 ईयर दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें लास्ट 16 ईयर्स के सभी क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो वो मैंने 2 से 3 बार सॉल्व कर रखी थी पूरी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बुक्स थी, जो कोचिंग से हमें नोट्स मिल रहे थे, क्वेश्चंस मिल रहे थे, वो सॉल्व करे। तो उसकी हेल्प से मेरा ये यहाँ पे हो गया। तो यही था कि बच्चे अपनी 11th के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही उनकी 11th का सिलेबस हो जाएगा, उनकी अपने 11th के सिलेबस पे ग्रिप होनी चाहिए। कि ये था कि क्योंकि 12th का सिलेबस तो हमारा उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ होता है। अगर आप फर्स्ट हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट आप 12th अपीयरिंग में ही दे सकते हो। जैसे आप 12th लगते हो अप्रैल में, उसके बाद सितंबर में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाता है। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका क्या है कि 11th के पोर्शन पे ग्रिप होनी चाहिए। तो इसके लिए आप 11th का प्रिपेयर कर सकते हो साथ साथ, और अपने स्कूल का तो आपका हो ही जाएगा क्योंकि मैथ्स तो आपका सेम है। इसलिए आप 11th का प्रिपेयर साथ साथ कर लो, और आपका गैट का पोर्शन अच्छा कर लो। गैट का पोर्शन 600 मार्क्स का आता है। 200 मार्क्स इंग्लिश होती है, 200 मार्क्स जीएस होती है, 200 मार्क्स साइंस पोर्शन होता है। तो हम जैसे कि पीसीएम स्टूडेंट है, हमारा साइंस पोर्शन तो अच्छा होता ही है।
तो 200 मार्क्स हमें आसानी से, मतलब जो पोर्शन है कि हम आसानी से तैयार कर लेते हैं। उसके बाद 200 मार्क्स हमारे इंग्लिश के आते हैं, वो भी हमें ज़्यादा टफ नहीं होता, वो भी तैयार कर लेते हैं। मेन दिक्कत जो आती है वो होती है जीएस पोर्शन, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम कर हाँ, यस मैम, साइंस स्टूडेंट के लिए जीएस तो ऐसे है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला सब्जेक्ट है। है। तो चल। हाँ, यस मैम, तो उसमें फिर से हम पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पूरे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो फिर ये है कि थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा 11 से ही पढ़ते रहो, तो 12th तक पूरा एक डेढ़ साल में तो पूरा आराम से प्रिपेयर हो जाता है। और चीज पूछनी थी, आप बोल रहे थे 11th से प्रिपेयर कर देना, आपने कहीं बाहर ट्यूशन रखी थी या आप खुद से ही प्रिपेयर करते थे सारा? 11th में तो यही था कि मैं जो नॉर्मल स्कूल के लिए ट्यूशंस होती हैं वो तो लेता ही था ट्यूशंस, लेकिन ये था कि विद ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो आप। यूट्यूब पे तो बहुत ही ज्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, इंटरनेट का ज़माना है, तो हर जगह ही मटेरियल पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पीडब्ल्यू पे पड़ा हुआ है, हर जगह आपको अच्छे टीचर्स मिल जाएँगे, एक्सपीरियंस टीचर मिल जाएँगे। तो ऑनलाइन का ये भी फ़ायदा है कि आपको एक टीचर से समझ नहीं आ रही हो, आप दूसरे टीचर के पास जाके समझ सकते हो। तो यही है कि मैंने 11th से विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन, तो मैंने यूट्यूब की हेल्प से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर दिया था, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसके आंसर्स देख रहा था मैं कि क्या डिफरेंट वे से, क्या कि मैम उसमें एनडीए में क्या है कि 120 क्वेश्चंस आएँगे मैथ्स के 2.5 आवर में, तो ये वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करना। तो ये था कि हम जो स्कूल में लॉन्ग मेथड्स लगाते हैं वो थोड़ा हमें भूलना पड़ता है। हाँ, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी पड़ती है कि हम कैसे इसको जल्दी से जल्दी कर सकें। वो तो हम जैसे स्कूल ट्यूशंस की वे हेल्प से नहीं कर सकते, वो हमें ऑनलाइन की हेल्प से करना पड़ेगा, कि वो स्पेसिफिक टीचर्स जो उस रिटर्न के लिए पढ़ा रहे हैं, उनसे हमें सीखना ही पड़ता है कि ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हैं। कुछ क्या होता है कि मैम पढ़ते-पढ़ते आप कुछ ट्रिक्स अपने से बना लेते हो कि हाँ, कि ये क्वेश्चन बार-बार आ रहा है और इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। कुछ कुछ जितनी ट्रिक ज्यादा आप स्टडी हाँ, करते हो उससे अगर एक बेटर। क्वेश्चन को आप 5 से 6 बार निकाल रहे हो, तो उसके बाद आपके दिमाग में ये हो जाता है कि ये क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद डायरेक्ट मैं ये स्टेप कर सकता हूँ। तो यहाँ से टाइम बचता है मैम। तो इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार प्रैक्टिस ये तो करोगे, सच। भाई आप उसका आंसर क्या, आंसर भी आपके पूरा प्रोसीजर आपके दिमाग में बैठ जाएगा मैम। वो मेन थिंग है। तो इसलिए मैम आप साथ-साथ में प्रिपरेशन करते रहो, रिटन एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, उसके बाद आप एसएसबी तो पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है। वो तो आप बचपन से जो आपने सीखा हुआ है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर जो अडॉप्टेबिलिटी है एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की, आपके आपके दोस्तों के साथ रहने की, टीम स्पिरिट, वो सब मैम मैटर करता है। वो तो पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट था, उसको वो तो प्रिपरेशन आप 10-15 दिन में तो कर नहीं सकते। तो वो तो मैम वो पहले तो से ही है। स्टार्टिंग से ही आपकी हाँ, प्रिपरेशन। तो हाँ, तो मैम वही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रिपरेशन करनी भी है एसएसबी की पहले से ही, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएँगी। इंग्लिश में वो आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना होता है, वो फ्लुएंट हो जाएगा। तो उसकी दूसरी हेल्प क्या है कि आप करंट एनवायरनमेंट में आपका क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो, तो आपके मिलिट्री अफेयर्स जो भी हैं या फिर आपके पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी देश में चल रहे हैं, जो भी फॉरेन कंट्रीज के साथ चल रहे हैं, तो वो मैं सबसे ज़्यादा मैटर तो इंटरव्यू में यही करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपके एनवायरनमेंट की। अवेयरनेस कितनी है, वही मैटर करता है। तो आप ये करना स्टार्ट कर दोगे स्टार्टिंग से, तो आपको इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप होपफुली सक्सेसफुल हो जाओगे उसमें, इंटरव्यू में भी। यस मैम। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि पढ़ाई के साथ-साथ कैरेक्टर और पर्सनैलिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ आपको 1-2 साल में नहीं आती है, ये बचपन से ही आती है आपको। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अपनी पर्सनैलिटी को आपने अच्छा रखना है। आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आप किन लोगों से बात करते हो, कैसे बात करते हो। और दूसरी चीज़ है कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपना करंट अफेयर और जितनी भी जनरल नॉलेज है उसको भी बढ़ाइए, राइट? तो ये चीज़ें भी हमें बहुत ध्यान में रखती हैं। अच्छा चलो ये तो हो गई सारी बातें, अब कुछ मज़ेदार किस्से हो जाएँ। आपके ट्रेनिंग के टाइम पे या इंटरव्यूइंग के टाइम पे, एसएसबी के टाइम पे कुछ ऐसे हुए होंगे किस्से? मैम ऐसा तो हमेशा किस्से याद ही रहते हैं। जैसे तो मैं जब अपनी एसएसबी की तैयारी कर रहा था, मेरा सीनियर ही था एक, तो उसने बताया था कि मुझे कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है कि मैम आपको वो ग्रिल करते हैं, कि आपको आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, कि क्योंकि बच्चे घर से सोच के जाते हैं कि मैं ये बोलूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब मेरा लगभग 80 मिनट का इंटरव्यू चला था, नॉर्मली 40 50 60 मिनट का चलता है, तो वो क्या क्या था कि मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे ग्रिल, या प्रेशर में क्या होता है, बंदा सच बोल ही देता है। हाँ, वो बच्चे के मुंह से निकल ही जाता है। तो मेरा एक सीनियर था, उसने उसने ही बताया था मुझे। तो वो क्या था कि वो अब बाइक चलाता था, 18 के नीचे था, इलीगल था एज। तो वो इंटरव्यूअर बोल रहा है कि आप बाइक स्कूल कैसे जाते हो? उसने बोल दिया सर बाइक लेके जाता हूँ, क्योंकि बस वगैरह का हमारे इधर मीडियम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है जाने का, तो बाइक लेके जाता हूँ।
तो अब वो मैम अभी 18 के नीचे है, इलीगल है। तो इंटरव्यू पूछ रहा है, ये तू फोर्सेस ज्वाइन कर रहा है, तो तू इलीगल काम कर रहा है। ये तो सही नहीं है। तो उसने गलती से उसके मुंह से निकल गया। हाँ, तो वो क्या था कि उसको सैचुरेशन पॉइंट पे ले आया था कि यहाँ से वो कुछ बोल ही नहीं सकता, सिर्फ सच ही निकलेगा मुंह से। तो ऐसा मैम बहुत सारे किस्से होते हैं, सभी के साथ अलग अलग किस्से होते हैं। मेरे साथ भी था कि वो खींचते ही जा रहा है, खींचते ही जा रहा है, फैमिली से पूछ रहा है, पापा फॉर्मर है उनसे पूछ रहा है, तो भाई मेरे सर्विस में दोनों, तो सर्विस पे पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा डीप में पूछ रहा है। तो यही था कि वो यही चाहता था कि वो ग्रिल कर रहा था, खींच रहा था इंटरव्यू। कई बार तो ऐसे होता है कि पानी रखा होता है पास में, तो बच्चे को पसीना आने लगता है इंटरव्यू में, बोलता है चलो पानी पी लो, वो हड़बड़ी में पानी का गिलास पकड़ने लगता है। तो ऐसे यहाँ से उसका बच्चे का प्रेशर दिख जाता है। वो हमें यही है कि वो प्रेशर शो नहीं करना है कि हम प्रेशर में हैं। तो यही है कि हमें प्रेशर शो नहीं करना है, ये दिखाना है कि हम किसी भी सिचुएशन में हैंडल कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को अच्छे से। मैम यही बस मैं इंटरव्यू में तो यही मैटर करता है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर ना दो, वो चल सकता है, लेकिन ये है कि आपको वो प्रेशर अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर, अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपके अंदर जो जवान काम करेंगे, आपको उनको कमांड करनी आनी चाहिए। अगर आप ही प्रेशर ले लोगे तो उनको उनको कैसे संभालेंगे मैम? यस मैम। सिचुएशन में काम रहना कैसे है, राइट? यस सब मैम। चीजों का। तो आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सुनी, जानी कि कैसे क्लियर कर सकते हैं अगर आपको भी एनडीए में जाना है या कोई भी और ऑप्शन आपको लेने होते हैं। तो 2-3 चीजें तो सभी में कॉमन होती है। स्कूल की नॉलेज आपको काम आती है, आपका कैरेक्टर कैसा है वो काम आता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड हो रही है वो काम आती है। आप रीडिंग कैसी करते हैं, राइटिंग कैसी करते हैं, एक्सपोज़र भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि घर में हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिल नहीं पाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आजकल आपने देखा टेक्नोलॉजीज़ बहुत बढ़ गई है। अब आपने बोला कि आप ऑनलाइन कंटेंट के लिए मोबाइल यूज़ करते थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन बच्चे आजकल गेम खेल रहे हैं, अपना टाइम पास इससे कर रहे हैं। तो घर पे आपको जब तक आप मेरे ख्याल से 10th तक भी थे, 10th तक की बात करते हैं हम, तब आपको अलाउड था फ़ोन? मैम फोन तो अलाउड था, लेकिन ये था कि मैंने जब प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी उस टाइम मैं कंप्लीटली कट ऑफ हो गया था सोशल मीडिया से। तो स्टार्टिंग में करते हैं, सभी यूज करते हैं, सभी का मन करता है यूज करने का। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में प्रेपरेशन स्टार्ट करी थी, जो मेरा 6 मंथ टू 1 ईयर टेन्योर था प्रेपरेशन का, अच्छे वाली प्रेपरेशन का, उसमें मैं कंप्लीटली कट ऑफ हो गया था पूरा। मैं दोस्तों से भी मेरी बातचीत कम हो गई थी, तो पूरा अपने आप को अंदर ही बंद कर लिया था, रूम में ही रहता था। पढ़ाई बस वो था कि जो दोस्त प्रेपरेशन में साथ हैं, जो उसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ वो था। बाकी तो मैं पूरा ही कट ऑफ हो गया था, कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा था, सिर्फ व्हाट्सएप यूज करता था, वो भी ग्रुप्स के लिए जो हमारे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाए हुए थे, सिर्फ वो यूज कर रहा था। ऐसा नहीं है मैम कि डिस्ट्रैक्शंस तो हर किसी की लाइफ में आती हैं। मेन मैटर करता है आपको उनको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप यूज भी कर रहे हो तो दिन में स्पेसिफिक टाइम यूज कर रहे हो, ये नहीं है कि आप जब भी फोन खोल रहे हो पहले उधर ही जा रहे हो, ये थोड़ा गलत हो जाता है। इसलिए आपको, अगर आप उनको मैनेज करना आपको आता है, मैनेज करना आपने सीख लिया है, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो आपको हेल्प ही करेगी। और मैंने ये चीज़ का भी एक चीज़ नोटिस किया है, मैंने बच्चों को भी स्कूल में बताया था कि मनप्रीत का ये था कि स्कूल टाइम पे भी इसने कम से कम मैथ्स को 5 से 10 बार कर लिया था। उसी तरीके से जब आपने प्रिपरेशन के लिए जो भी बुक्स ली थी, कम से कम उसको 5-6 बार तो सॉल्व किया ही था। क्यों क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो फिर आप आगे आपको पता चल जाता है। जैसे आपने कहा कि जितनी मैक्सिमम टाइम आप सॉल्व करोगे तो आपको नई-नई ट्रिक्स मिल जाती हैं। नई-नई ट्रिक्स मिलती हैं उसको सॉल्व करने के लिए कि कितने अच्छे से और ज़्यादा आप इसको कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन्स ज़्यादा होते हैं, राइट? तो उसमें एमसीक्यूज़ टाइप भी आते हैं कि सारा रिटन पोर्शन वाला होता है? मैम पूरा पेपर एमसीक्यू टाइप बेस्ड होता है। जैसे मैथ्स में 2.5 आवर का पेपर होता है, तो उसमें 122 एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें क्या कि उसको आपको सॉल्व करके ही आंसर मार्क करना पड़ेगा। यस मैम। और आगे जो 600 मार्क्स का, पूरा टोटल 900 मार्क्स का होता है, जो आगे 600 मार्क्स का गैट का पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट। तो उसमें आपको ये है कि 200 मार्क्स साइंस, 200 मार्क्स इंग्लिश, 200 मार्क्स आपका होगा इंग्लिश पोर्शन, जीएस पोर्शन। तो उसमें आपको पूरा एमसीक्यू बेस ही पेपर आता है। सिर्फ आपको क्या है कि आपको गैट पोर्शन में तो आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो, मैथ्स में क्या है कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पीछे रफ शीट दे रखी होंगी, आप सॉल्व करो और आप अपना आंसर मार्क करके। मेन मैम ये है कि मेन दिक्कत जो बच्चों को, जैसे क्या है कि एनडी क्लियर में जो कट ऑफ आता है, उसमें क्या है कि हमें मैथ का कट ऑफ अलग से आता है और गैट का कट ऑफ अलग से आता है। तो अगर हम मैथ का कट ऑफ क्लियर कर रहे होते हैं तो ही हमारा गैट का पेपर चेक होता है, नहीं तो गैट का पेपर चेक ही नहीं होता है। तो मेन ये है कि मेन जो बच्चे रहते हैं, जो रिटर्न में, जो जिनका रिटर्न नहीं होता है, बच्चों का जो काफी टाइम से 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, रिटर्न नहीं क्लियर हो रहा है, तो मेन यही दिक्कत करती है कि बच्चों का मैथ्स पे होल्ड नहीं होता है। बच्चों का मैथ्स ही क्लियर नहीं हो पाता, तो वो गैट का तो क्या ही चेक होगा।
तो इसलिए मेन ये है कि बच्चों का मैथ्स पे होल्ड अच्छा होना चाहिए। मैथ्स का क्लियर हो जाएगा कट ऑफ, देन गैट का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, देन ओवरऑल कट ऑफ होता है, वो क्लियर करेंगे तो रिटर्न आराम से हो जाएगा। मैथ्स को भी मतलब, और मैथ्स तो वैसे ऐसे ही आता है कि जितनी बार आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा मैथ आ जाता है, ट्रिक्स आ जाती हैं शॉर्ट में करने की, उनको आप नॉलेज गेन कर सकते हो कि कैसे हम इसको एक क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना आज मनप्रीत से कि आप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपना गोल अचीव करने के लिए, कब से मेहनत स्टार्ट करनी होती है, घर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, एक्सपोज़र कैसे लेना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, ये सब आज हमने मनप्रीत से जाना है। आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी रही है, आई एम श्योर आगे की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी जाएगी। अभी कितने साल की ट्रेनिंग है आपकी? ट्रेनिंग मेरी 4 इयर्स की है, अभी 6 मंथ्स में ट्रेनिंग से होके अभी टर्म ब्रेक पे हूँ। अभी मैं 1-2 दिन में वापस जाने वाला हूँ, कंटिन्यू करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच मनप्रीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप कि आगे भी आप आपकी ये बातें सुनकर बहुत से बच्चों को और भी प्रेरणा मिले, वो भी इस फील्ड में जाएँ। अगर उनके भी कुछ क्वेरीज़ होंगे तो वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए जो है उनको भी थोड़े क्लियर हो गए होंगे। और चलिए फिर हम यहीं पे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच वन्स अगेन यहाँ आने के लिए। थैंक यू।